नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के 2 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे संवाद। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा संवाद में होंगे शामिल। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजेपी की तैयारियां मुकम्मल। देहरादून में बिल्डर सुधीर विंडलास के ठिकानों पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। 4 घंटे से ज्यादा विंडलास से हुई पूछताछ। बिल्डर के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में कई मामले दर्ज। साल 2016 से पहले हुई विधानसभा नियुक्तियों पर स्पीकर ने सरकार से मांगी विधिक राय। निकाले जा रहे सियासी मायने। बीजेपी कांग्रेस में आपस में ठनी। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति तैयार। गांव-गांव तक जाएगी यात्रा। भर्ती घोटाला, अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। और रुड़की में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मसूरी के होटल में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इसी कार्यक्रम को उत्तराखंड शिक्षा विभाग के साथ भारतीय जनता पार्टी भी व्यापक रूप से मनाने की रूपरेखा तैयार कर चुकी है। एक रिपोर्ट देखिए। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल की तरह इस साल भी बोर्ड परीक्षार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद करने जा रहे हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को व्यापक रूप में मनाने को लेकर तैयारियां कर चुका है। उत्तराखंड से भी 2 छात्र प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान संवाद करने के लिए दिल्ली पहुँचेंगे, तो वहीं उत्तराखंड के 5500 स्कूलों में सीधे तौर से कार्यक्रम को सुना जाएगा। 10 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं उत्तराखंड से प्रधानमंत्री के संवाद को सुनेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक भी जुड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को ज्यादातर बच्चे कक्षा 9 से 12वीं तक के भाग लेंगे इसमें। और ये जो 5500 स्कूल में कह रहा हूँ, इसमें सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी हैं, आईसीएसई बोर्ड के भी हैं और प्राइवेट में हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम के लिए और बच्चे तो सब हमारे हैं, तो सभी जगह हम कल 4 प्रकार के लोगों को हमने बुलाया था। सीबीएसई वालों को बुलाया था, प्राइवेट को बुलाया था, सबसे बातचीत हो गई है और हर जगह अच्छे से अच्छे कार्यक्रम किए जाएंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को उत्तराखंड शिक्षा विभाग इस साल खास बनाने की तैयारियों में जुटा है। परीक्षा से पहले चर्चा कार्यक्रम के तहत 18 जनवरी से 23 जनवरी तक परीक्षा पर चर्चा टीम से संबंधित पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन हो रहा है। पार्टी ने इसके लिए सभी सांसद और विधायकों को पेंटिंग प्रतियोगिता में शामिल होने के साथ छात्रों से संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उत्तराखंड सहित एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन एक निश्चित थीम के आधार पर छात्रों के बीच रचनात्मक तौर तरीके से उनका मन मस्तिष्क कैसे अपनी परीक्षाओं के लिए तनावमुक्त रह सके, इस थीम के आधार पर एक ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन करा रही है, जिसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधि किसी न किसी स्कूल में अपनी विधानसभा में अपने संसदीय क्षेत्र में प्रतिभाग करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको उनकी ज्यूरी के निर्णय के आधार पर उनको पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को इस बार जहां शिक्षा विभाग खास बनाने की तैयारियों में जुटा है, तो भाजपा भी इस कार्यक्रम के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस संवाद कार्यक्रम से सीधे तौर से छात्रों के साथ उनके अभिभावकों को भी जोड़कर देख रही है, ताकि जो टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को देंगे वो छात्रों के काम आए और अभिभावक प्रधानमंत्री की इस पहल को सराहें, ताकि इसका फायदा पार्टी को भी हो सके। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
जोशीमठ भू धसाव के चलते जहां 800 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो वहीं 3 सरकारी स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी का कहना है कि जो 3 स्कूल प्रभावित हुए हैं उनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि तीनों स्कूल कक्षा 1 से 8वीं तक के हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जोशीमठ भू धसाव के चलते उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के 150 बोर्ड परीक्षार्थी और 25 CBSE बोर्ड के परीक्षार्थी प्रभावित हुए हैं, जिन्हें परीक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा केंद्र चुनने की छूट दी गई है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो स्कूल की अगर हम बात करें तो वो प्राइमरी और जूनियर के हैं और हमारे जो इंटर कॉलेज में सुरक्षित हैं, लेकिन इस बात की संभावना है कि जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनमें हमने चिन्हित करने के लिए बोला है। ऐसे 15 से 20 बच्चे हैं जो इस बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं। उन परिवारों को उनकी सूची भी हमने मंगा ली है, हमारे पास आ गई है, तो जैसा उनको विकल्प देंगे वैसे हम आगे स्थान तय करेंगे। लेकिन कल हमने निर्णय लिया है कि हमारे लगभग 150 से ज़्यादा बच्चे ऐसे जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले हैं और 25 से ज़्यादा बच्चे ऐसे कि जो CBSE बोर्ड के परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो उनके लिए अब हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि जहाँ भी उनका परिवार सेटल होगा, या किराए पे जाएगा या विस्थापन में जाएगा या जहाँ उनकी इच्छा होगी, वो बोर्ड की परीक्षा और CBSE बोर्ड की परीक्षा जो है जहाँ उनकी रुचि होगी वहाँ उनके पेपर कराए। वहीं जोशीमठ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी लगातार सरकार की तरफ से दी जा रही है। किस तरह के हालात जोशीमठ में हैं और कितने लोगों को राहत दी जा चुकी है। भू धसाव के बाद प्रभावितों को नए सिरे से बसाने की कवायद भी सरकार की तरफ से चल रही है। स्थायी विस्थापन के लिए जोशीमठ में भूमि सर्वेक्षण के बाद जमीन के लिए हरी झंडी दे दी गई है। पहले चरण में पीपलकोटी में 2 हेक्टेयर भूमि पर करीब 125 से 130 परिवारों को स्थायी तौर पर बसाया जाएगा। पीपलकोटी समुद्र तल से 1260 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर जहां विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अपने सख्त तेवर दिखा चुकी है, तो वहीं 2016 से पहले बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर भी उन्होंने सरकार से विधिक राय मांगी है, जिसको लेकर अब कई सियासी माने निकाले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा में साल 2016 से 2021 तक बैकडोर से हुई नियुक्तियों के मसले पर विधानसभा अध्यक्ष कड़ा फैसला ले चुकी हैं और 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि बर्खास्त कर्मचारियों का विधानसभा के बाहर अभी भी प्रदर्शन जारी है। अब विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 से पहले हुई नियुक्तियों को लेकर सरकार से विधिक राय मांगी है। इसको लेकर स्पीकर की तरफ से सरकार को पत्र भेजा गया, मगर नियुक्तियों पर मांगी गई विधिक राय को लेकर अब कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे विधानसभा कर्मचारियों में भी हड़कंप है। हालांकि विधानसभा स्पीकर पहले ही ये साफ कर चुकी थी। और अब मुझे जो भी वहाँ से जिस तरह का सुझाव आएगा उस पर फिर कार्रवाई करेंगे। अब देखिए, ऐसा है, उसको पूरा हम लोगों ने स्टडी करने के लिए कहा है और पूरी तरह से जब स्टडी हो जाएगा उसके बाद ही उस पर मैं कुछ कह पाऊंगा। भले ही स्पीकर ने नियुक्तियों को लेकर सरकार से विधिक राय मांगी है, मगर कांग्रेस चाहती है कि किसी कर्मचारी को बर्खास्त न कर उन नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने बैकडोर से विधानसभा में भर्तियां कराई हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस के रवैये को दोहरा बताते हुए सवाल खड़े कर दिए और कहा कि कांग्रेस कभी कुछ कहती है तो कभी कुछ और, जबकि विधानसभा अध्यक्ष पहले ही ये साफ कर चुकी थी। 4 महीने से विधिक राय ले रही है और अधिकतर मैं यही मीडिया के माध्यम से सुन रहा हूँ, विधिक राय ले रही हैं। कितना टाइम विधिक राय लेने में लग रहा है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो लोग नौकरियां कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से उनको बहाल किया जाना चाहिए। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरियां बैकडोर से विधानसभा में लगाने का काम किया। पहले लोगों पर कार्रवाइयाँ की गई थी, जिन लोगों पर विधानसभा भर्ती के दौरान उनकी भर्तियां थी उन पर कार्रवाई करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने उस समय भी कहा था कि हम इस पर विधिक राय लेंगे। 2016 से पहले की जो भर्तियां हैं उन पर विधिक राय के लिए विधानसभा अध्यक्ष जी ने बोला। अब कांग्रेस तो दोहरे चरित्र की पार्टी है, कभी कहती है कि 2002 से करो, कभी कहती है कि अब क्यों कर रहे हो। तो कांग्रेस को तो पता ही नहीं कि उसको करना क्या है। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती मामले में 228 कर्मचारियों को जहां बर्खास्त किया जा चुका है, तो वहीं अब 2016 से पहले हुई भर्ती नियुक्तियों को लेकर सरकार से विधिक राय मांगी गई है। ऐसे में 2016 से पहले हुई विधानसभा भर्तियों पर राय मिलने के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाता है, इस पर अब सभी की निगाहें हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद आयोग ने 2 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, जिसमें वन आरक्षी भर्ती परीक्षा और पीसीएस मुख्य परीक्षा को स्थगित किया गया है। ये दोनों ही परीक्षाएं इसी महीने आयोजित होनी थी, लेकिन अब आयोग ने धांधली की आशंका और अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए परीक्षाओं की तारीख और प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव कर दिया है। वन आरक्षी की परीक्षा 9 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जबकि पीसीएस मुख्य परीक्षा 23 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगी, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का भी कहना है कि सरकार के सामने जब भी भर्ती परीक्षाओं में कोई धांधली के साक्ष्य मिलते हैं तो सरकार उस पर तुरंत एक्शन लेती है। देखिए, उत्तराखंड की सरकार जो हमारी सरकार है, हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं या जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा जो भी शिकायतें आती हैं उसका निस्तारीकरण करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि यूके SSSC में कुछ लोगों ने कहा कि इस पर गड़बड़ी की गई, तो सरकार ने उस पर जांच की, कार्रवाइयाँ की, लोगों को जेल भेजा और अन्य चीज़ों पर भी अगर जो निकल के चीज़ें आई हैं तो सरकार ने उसको छुपाने का काम नहीं किया। आगे भी अगर जो इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं तो इस पर सरकार किसी भी तरीके से कोई भी कोताही नहीं बरतने वाली है। दोषियों को सजा देने, दोषियों को किस प्रकार से हम बेनकाब कर सके, इस पर हमारी एजेंसियां काम कर रही है। प्रदेश में भर्ती घोटाले मामले में भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर सियासी वार कर रहे हैं। भाजपा जहां भर्ती धांधली को लेकर कांग्रेस के कार्यकाल से जोड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर बेरोजगारी का तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश में 30,000 भर्तियां हुई थी। सरकार को चाहिए कि वो सभी 30,000 भर्तियों की जांच कराए। ये दबाव की राजनीति है और आज हमारी जो पूर्व सीएम है हरीश रावत जी से भी इस विषय पर बात हुई। उन्होंने भी यही कहा है कि जांच होनी चाहिए और जो जांच में दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने कार्यकाल में 30,000 लोगों की भर्तियां की, तो सबकी जांच करें। वहीं धामी सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल के समय हुई दरोगा भर्ती में हुए घोटाले की विजिलेंस जांच कराते हुए 20 दरोगाओं को निलंबित कर दिया है, जिसके बाद से सियासत गरमा चुकी है। भाजपा ने दरोगा भर्ती घोटाले में कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में गड़बड़ झाला हुआ था। और हालांकि अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार जैसे चाहे जांच करा सकती है, सरकार तैयार है। यशपाल आर्य ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार केवल लीपल पोती का काम कर रही है। अब तक हुई भर्ती घोटालों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो जमानत पर बाहर आ गए हैं। सरकार जो है जांच के बाद सब चीजों को रफा दफा कर देती है। कोई कालखंड हो, मैं कह रहा हूं कोई कालखंड हो, कांग्रेस किसी जांच से नहीं डरती है। आप जांच करिए, गलत है तो गलत है, संरक्षण कांग्रेस पार्टी नहीं देगी और कभी नहीं खड़ी रहेगी, ये हमारा संकल्प है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, फिलहाल उसका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बार शिक्षक एलटी से प्रवक्ता पदों पर प्रमोशन को लेकर आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते विभाग हवाला देता है कि कोर्ट से कोई फैसला प्रमोशन को लेकर अभी तक नहीं आया। वहीं इस मामले पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी कहना है कि कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। उन्होंने शिक्षकों की एक कमेटी बनाकर एक शिक्षकों को मिलकर इस मामले पर फैसला लेने की भी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षक कोर्ट में इस मामले को लेकर गए हैं वो मिलकर इस पर कोई फैसला ले सकते हैं, जिसके बाद 1 हफ्ते के भीतर प्रमोशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार में अभी तक सर्वाधिक प्रमोशन किए गए और समय समय पे हम डीपीसी करते हैं और मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान भी करता हूँ व्यक्तिगत। हम ये चाहते हैं कि भाई कोई भी शिक्षक अगर उसका प्रमोशन अगर ड्यू है, उसको 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, तो उनका निश्चित रूप से प्रमोशन होना चाहिए। और मैं फिर आज कह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और हमने यहाँ तक भी कहा है कि भाई कमेटी बना के कि अगर सारे टीचर मिल के आप आपस में बातचीत कर ले तो हम 1 हफ्ते में सबके प्रमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और उन्हीं के जिन एलटी के टीचरों के प्रमोशन होने हैं, उन्हीं के साथ के कुछ लोग कोर्ट में गए और जब तक कोर्ट का मामला निर्धारण नहीं होता है तब तक हमारे हाथ बने।
कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और यात्रा के संयोजक अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में बैठक भी हुई। बैठक में हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई है, जिसमें कांग्रेस इस यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अंकिता हत्याकांड मामला, केदार भंडारी मिसिंग मामला, यूके SSS और बैकडोर भर्ती मामले के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। इस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर रहे हैं। उन सारे उद्देश्यों को और स्थानीय जो हमारे मुद्दे हैं उनको लेकर गांव के अंतिम छोर में रहने वाली व्यक्ति तक वो संदेश जाए, इसके लिए हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ पूरे देश में हो रहा है, जो 26 जनवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में चलेगा, जिसमें आदरणीय प्रियंका गांधी जो हमारा महिलाओं से संबंधित मार्च हर मुख्यालय पे निकलना है, हर प्रदेश मुख्यालय पे निकलना है, उसकी तैयारी और जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा उसकी तैयारी की जाएगी। 26 तारीख से हाथ जोड़ो अभियान, इसी यात्रा को व्यापक रूप देने के लिए हर गांव स्तर पर, बूथ स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, जनपद स्तर पर, प्रदेश स्तर पर लोगों के घरों में जाना, आदरणीय राहुल गांधी जी के पत्र को पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चार्जशीट हम लोगों ने तैयार की है, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे इस प्रदेश की सरकार का हो। जैसे आप जानते हैं इस प्रदेश में पेपर का लीक होना आम बात हो गया है, बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, पलायन सबसे तेजी से इस प्रदेश में हो रही है, जोशीमठ का मुद्दा हर एक आदमी जानता है, पूरा देश इस बात को लेकर स्तब्ध है कि किस तरह विकास के नाम पर विनाश की परिकल्पना वहां स्थापित की जा रही है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने कुमाऊं मंडल में अपराध को कम करने के लिए फिर से ई-बीट पुलिसिंग की शुरुआत की है। इस बार पुलिस मॉडल तरीके से ही बीट पुलिसिंग पर काम कर रही है। आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कुमाऊं मंडल में 1500 सिपाहियों को ई-बीट पुलिसिंग की जिम्मेदारी दी है। 6 जिलों में 71 थानों में पुलिसकर्मी अपराध नियंत्रण, नशे पर लगाम और बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए घर घर संवाद करेंगे। इसके साथ ही आईजी ने सभी बीट पुलिस अधिकारियों को अपने मोबाइल नंबर और नाम के स्टिकर भी घर घर तक उनके घरों के बाहर लगाने के निर्देश दिए हैं। हम लोग ई-बीट पुलिसिंग भी चालू होगी, तो इसकी पूर्व तैयारी में हमने बीट सिस्टम अभी लागू किया है, जिसमें पुलिसिंग का जो ग्राउंड लेवल का बेसिक पुलिसिंग होती है जो वो बीट से होती है। जो एक सिपाही होता है वो एक छोटी बीट में जो है उसको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके बीट में जो है कौन बाहर से आया, कौन कबाड़ी है, कौन जो है वो क्रिमिनल आया हुआ है, बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की उसको जानकारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र में रहने वाले सक्रिय अपराधी क्रिमिनल, ताकि वो सर्विलांस करे। इवन अगर उसको सम्मान और गिरफ्तारी करानी हो, NBW तामील कराना हो, तो उसको पता होना चाहिए कि इस घर। तो हम आज से अभी हर घर पुलिस अभियान लागू करेंगे, जिसमें जो है संबंधित बीट अधिकारी जो है हर घर के आगे अपना स्टिकर, नाम, नंबर लगाएगा, ताकि उस क्षेत्र की, उस घर की जो भी समस्या हो वो सीधे अपने बीट अधिकारी को कॉल कर सकते हैं। वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में आरोपी पुलकित आर्य का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। कोर्ट द्वारा न्यायालय ने मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी थी। इस मामले में एडीजी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के नार्को टेस्ट से पहले की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि नार्को टेस्ट से पहले आरोपी पुलकित आर्य का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में अभी सिर्फ पुलकित आर्य ने ही नार्को टेस्ट की हामी भरी है। अन्य दो आरोपी फिलहाल नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए राजी नहीं है। अंकिता मर्डर केस वाले में जो अक्यूज्ड एक ने अपने कंडीशनल कंसेंट दिए थे, उस बेस पे कोर्ट ने ऑर्डर किया। उस कोर्ट का ऑर्डर और नार्को करने के और पॉलीग्राफ करने के लिए बहुत सारा प्रोफार्मा है, वो भरना पड़ता है, बैकग्राउंड ऑफ द केस, बहुत सारा चीज़ है, वो सब भर के आईओ कल दिल्ली पहुंच गया है अपने लैब में, तो वो सबमिट करेगा। फिर लैब उसके बाद वो सारा एनालाइज करके वो अपना स्लॉट देगा, फिर उसके बाद उनको नार्को या पॉलीग्राफ दोनों
वहीं बुधवार को राजधानी देहरादून में मौजूद विंडलास बिल्डर के कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की है। सीबीआई ने विंडलास के ओनर सुधीर विमला देवी से पूछताछ की है और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई के हाथ कई दस्तावेज भी मिले हैं और टीम उन्हें उन दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि सुधीर बिड़ला के खिलाफ थाना राजपुर में जमीन फ्रॉड को लेकर 3 मुकदमे भी दर्ज है, जिनकी जांच के लिए सरकार ने सीबीआई से सिफारिश की। सरकार की सिफारिश पर ही सीबीआई ने विंडलास बिल्डर के कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। देहरादून में स्वयं सहायता समूह ने सरकार के खिलाफ हमला बोला है। स्वयं सहायता समूह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सितंबर 2014 से चल रही टेक होम राशन योजना को बंद कर महिलाओं के साथ अन्याय किया है। इसके साथ ही उनका यह भी आरोप है कि उनका 1 साल का बकाया भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। नारी शक्ति स्वरूपा की अध्यक्षा गीता मौर्य ने कहा कि हम प्रदेश की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से जवाब चाहते हैं कि आखिर टेक होम राशन योजना को क्यों बंद किया गया है और उनका बकाया भुगतान अभी तक क्यों नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के दूसरों समूह को भी काम दे दिया, जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिए इन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई। हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे हटने लग गए है। जहाँ एक सम्मान की जिंदगी जी रहे थे लोग, हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी। जोशीमठ में हुए भू धसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उन्हें उनका सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। बलिया नाला प्रकरण हो या फिर ज्योली कोट क्षेत्र में कई गांव जो भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं। साथ ही आलूखेत और डूंगशील का भी सर्वे किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में हुए भू धसाव के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जियो फिजिकल सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा जो भूस्खलन प्रभावित गाँव हैं उनके विस्थापित के लिए भी जो आगे की कार्रवाई है उसमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जल्द ही सर्वे का काम पूरा होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें देखिए, हम लोगों ने सर्वे कराया है और जियोलॉजिस्ट ने उसका निरीक्षण किया है। चाहे आलूखेत का मामला हो या डूंगसिल का मामला हो, तो दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टीमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग उसको भी जारी कर देंगे। बलिया नाला में देखिए, शासन में जो हाई पावर कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है, बलिया नाला वाला मैटर हो या फिर ठंडी सड़क वाला भी, तो एक में 12 करोड़ की धनराशि जारी होनी है और दूसरे में लगभग 200 करोड़ के करीब धनराशि जारी होनी है और TAC लगभग पूरी होगी और शीघ्र ही उसमें धनराशि भी अवमुक्त होने वाली। वहीं दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी में धमाके की साजिश नाकाम करने का दावा करते हुए 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने आतंकियों के घर से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए थे। इनमें से एक आरोपी उधम सिंह नगर की गुल्लर भोज चौकी क्षेत्र का रहने वाला बताया गया है। ADG V मुरुगेशन ने बताया कि दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जगजीत सिंह उर्फ जग्गा गुल्लर भोज का निवासी है, जो कि 2018 में रुद्रपुर क्षेत्र में हत्या के मामले में हल्द्वानी जेल में बंद था। साल 2022 में जगजीत सिंह उर्फ जग्गा को 20 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया था और उसके बाद से ही वो लगातार फरार चल रहा था। संबंध में जो अभी हमने SSP उधम सिंह से अपडेट लिए हुए हैं, ये एक मुकदमा मर्डर के मुकदमे में ऑलरेडी जेल में था, अंडर ट्रायल पे वो पैरोल जंप कर लिए हैं। उसके बाद अब भी ढूंढ रहे थे, फिर बीच में अभी इनपुट आया कि वॉज अरेस्टेड बाय द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। अब हमारा टीम वहाँ पे गई हुई है, पूरा हमारी टीम भी पूछताछ कर रही है। जब जैसे टीम वापस आएगी हमारा सारा आपको बता सकेंगे क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ है। बट ये इज आल्सो वांटेड इन आवर केस आल्सो, तो उस हिसाब से विधिक कार्रवाई भी वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्तों पर नाबालिगों को मसूरी के होटल में ले जाकर दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि लड़कियों को आरोपी बहला फुसलाकर मसूरी ले गए थे और परिजनों ने बिना बताए घर से जाने पर नाबालिग लड़कियों के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई थी। रुड़की कोतवाली क्षेत्रांतर्गत निवासी 2 किशोरियों के घर से गुमशुदा होने के संबंध में एक तहरीर कोतवाली रुड़की पर प्राप्त हुई थी।
इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों किशोरियों को थाना करियर क्षेत्रांतर्गत से बरामद कर लिया गया था। उनसे पूछताछ पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि 3 युवक उन्हें अपने साथ ले गए थे और उनके द्वारा किशोरियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई अमल में लाई जाए। उत्तराखंड भी अब वायु प्रदूषण से अछूता नहीं रहा। खासकर राजधानी देहरादून और ऋषिकेश में इन दिनों वायु प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से राज्य में चुनौती खड़ी हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हरी भरी वादियों का राज्य उत्तराखंड भी वायु प्रदूषण की जद में आ गया है। राज्य के 2 शहरों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण चुनौती बन गया है। कई लोग इसकी वजह बढ़ती जनसंख्या को मान रहे हैं, तो कई ट्रैफिक के बढ़ रहे दबाव को वायु प्रदूषण से जोड़ रहे हैं। क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र चतुर्वेदी का मानना है कि उत्तराखंड के कई शहर प्रदूषण के इंडेक्स को पार कर चुके हैं, खासकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और योग नगरी ऋषिकेश। इन दिनों इन दोनों ही शहरों में बढ़ता प्रदूषण का आंकड़ा IQ 250 के पार पहुंच चुका है, जो सेहत के लिहाज से काफी खतरनाक है। इस ऑफिस के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से हमारे 2 शहर देहरादून और ऋषिकेश की वायु गुणवत्ता की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, नेशनल क्लीन एयर प्रोजेक्ट, NCAP का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें इन दोनों शहरों की गुणवत्ता को और सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है। तो अभी और वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो हमारे पास जो हम वायु गुणवत्ता को आंकड़े लेने के लिए हमने 3 मैनुअल स्टेशन और एक ऑटोमेटिक स्टेशन ऋषिकेश में स्थापित किया है, और देहरादून में हमारे 3 मैनुअल और एक ऑटोमेटिक स्टेशन कार्यरत हैं, जो डेली इसके आंकड़े लेते हैं। जी हाँ, वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। दून अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कुमार जी कौल का मानना है कि राज्य में बढ़ता वायु प्रदूषण अस्थमा मरीजों के लिए घातक है। खासकर बुजुर्गों को वायु प्रदूषण से काफी समस्या होती है। डॉक्टर कुमार का कहना है कि इन दिनों मौसम में बदलाव है, फॉग के कारण भी लोगों को सांस लेने में पहले ही समस्या आ रही थी। डॉक्टर कुमार ने वायु प्रदूषण से होने वाली समस्या से बचाव के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले अच्छे खान पान की सलाह दी है। जैसा कि पोल्यूशन तो ऑब्वियसली एक बहुत ही मेन कारण रहता है, रेस्पिरेटरी यानी छाती सांस लेने वाली जो बीमारी जिसे कहते हैं हम, एयर पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा होता है। यूजुअली जो ओल्ड एज ग्रुप्स में आते हैं या जिनको ऑलरेडी हार्ट की या निमोनिया जैसी कोई शिकायत रहती है, या जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ज़्यादा सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी अगर आमतौर पे देखा जाए तो एयर पोल्यूशन में सारे एज ग्रुप्स जितने भी हैं, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी हैं, या एल्डरली वाले भी आते हैं, सब में सांस लेने में दिक्कत आती है। कार्डियक पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है अस्थमा, क्योंकि सर्दियों का भी मौसम है और अस्थमा इस टाइम पर ऐसे जगहों पर ऐसे सीज़न में ऐसे मौसम में अस्थमा का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट होता है वो। वायु प्रदूषण से बचाव के लिए लोगों को भले ही खान पान में सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन क्या महज इसका पालन करने से हम और आप वायु प्रदूषण से बच सकते हैं? क्या इतना भर करने से ही हवा में घुलता वायु प्रदूषण का जहर कम हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कड़े कदम भी उठाने होंगे। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देहरादून में जियो रिलायंस कंपनी की तरफ से सड़क सुरक्षा कैंपेन की शुरुआत की गई। 1 महीने तक चलने वाले इस कैंपेन में कई तरह के प्रोग्राम चलाकर लोगों के साथ कर्मियों को सड़क सुरक्षा के प्रति नियमों के पालन करने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर कर्मचारियों को प्रतिज्ञा शपथ भी दिलाई गई। आपको बता दें कि यह अभियान क्वालिटी लीड विक्रम प्रभाकर के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। कंपनी की शाखा से जुड़े कई लोग इस मौके पर मौजूद रहे। इसमें CMM नितिन अग्रवाल, अमित कुमार, रजत भारद्वाज समेत महिंद्रा कंपनी के सेफ्टी हेड मिथुन कुमार और अन्य लोग भी शामिल रहे। ये जो ड्राइव कैंपेन है, ये 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। तो जियो के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, जियो में जो रिसोर्सेज हैं, टेक्नीशियन, रिगर्स और FRT टीम्स, FTTX टीम्स, उन सब के लिए अभियान चलाया जा रहा है ताकि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके भविष्य में। तो इस अभियान में लोगों को भी जागरूक किया
बिल्कुल इस अभियान में हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं। ये एम्प्लॉयज़ के लिए कैंपेन है। फर्दर हम लोग जो भी हमारे रिलायंस मॉल में या रिलायंस स्मार्ट में उसमें रोड पे जो भी कस्टमर्स आते हैं तो उन लोगों के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। उनको ये निर्देश पुस्तिका दी जाएगी और उनको ये समझाया जाएगा कि सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, आपको कैसे सड़क पे सुरक्षा नियमों का पालन करना है। लंबे वक्त से कॉर्बेट नेशनल पार्क और आसपास के सटे वन प्रभागों में आतंक का प्राय बनी बाघिन को वन विभाग ने पिंजरे में आखिर बंद कर लिया है। आपको बता दें कि बाघिन मिलने की सूचना पर पहुंची कॉर्बेट प्रशासन और वन विभाग की टीम ने कोसी रेंज में बाघिन का रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेज दिया है। अधिकारियों की माने तो बाघिन के अगले पैर पर चोट लगी हुई थी, जिस कारण बाघिन लगातार लोगों पर हमला भी कर रही थी। विशेषज्ञ टीम बाघिन के डीएनए की जांच करेगी। इसके बाद ही पता चल सकेगा कि अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया गया है। देखिए, यहाँ मोहान का जो क्षेत्र है, ये कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग दोनों की सीमा यहाँ मिलती है और यहाँ पिछले कई दिनों में मानव बाघ संघर्ष की घटनाएं देखी गई थी। इसके लिए यहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनुमति से यहाँ पिंजरा लगाया गया था और जो NTCA का जो SOP है उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही थी। इसमें जो पश्चिमी वृत्त उत्तराखंड वन विभाग और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई थी और संयुक्त रूप से रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा था। तो इसमें आज जो हमने यहाँ पिंजरा लगाया था तो उसमें एक फीमेल टाइगर जो है वो ट्रैप हुई है। वहीं देहरादून में पुलिस ने नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 11.5 लाख रुपए की कीमत की 113.70 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। SSP दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी के अन्य साथियों की जानकारी जुटाई जा रही है और तस्करी से कमाई संपत्ति की जानकारी जुटाकर जब्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि पटेल नगर थाने ने एक ये जो कस्बा बेहड़ी, थाना बेहड़ी, बरेली जनपद उत्तर प्रदेश का एक जो है मुलजिम है अजीज पुत्र बाबू, तो ये इससे लगभग 14 ग्राम स्मैक की बरामद हुई है। इसके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 11.5 लाख आंकी गई है। इसकी अरेस्टिंग हुई है, माल बरामद किया गया है। इसके बारे में हमको बहुत अन्य जानकारी प्राप्त है, उसको हम फर्दर इसमें जांच कर रहे हैं और इसके साथ एसोसिएट कौन कौन लोग हैं उसकी भी हम जानकारी कर रहे हैं और उसमें NDPS एक्ट में 167 धारा है जिसके तहत भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई करते हैं। वहीं रामनगर में बढ़ते बिजली के दामों को कम करने के लिए उत्तराखंड शासन ने नए सब स्टेशन के निर्माण के लिए ऊर्जा निगम को 2 करोड़ का बजट मंजूर किया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब स्टेशन के निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता बैगराज सिंह ने बताया कि रामनगर में फिलहाल ऊर्जा निगम के 7 सब स्टेशन है और बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए शासन को ग्राम कन्या इलाके से 10 MVA का सब स्टेशन बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन बनाने से 5 से ज्यादा परिवारों को बिजली की बार बार हो रही कटौती से छुटकारा मिलेगा। ये जो बिजली घर मुख्यमंत्री घोषणा में आज से 2 साल पहले घोषित हुआ था, इस बिजली घर की लैंड से संबंधित सारी हमने कार्रवाई पूरी कर दी हैं और बाहर की टीम जैसे ADB की टीम होती है और भूवैज्ञानिक की टीम होती है, उन्होंने सब जांच लिया है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है अब इस बिजली घर बनने में। और ADB के थ्रू जो पैसा आना था वो भी हमारा 2 करोड़ रुपये समथिंग आ गया है और ये 10 MVA का बिजली घर बनेगा जिससे हमारे लगभग 3,500 कंज्यूमर चिल्का बिजली घर के और घास मंडी बिजली घर के ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे उनके वोल्टेज में इजाफा होगा। वहीं खटीमा में 7 मील पुलिस चौकी ने मुखबिर की सूचना पर गोकशी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से प्रतिबंधित मांस और गोकशी में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि कंचनपुरी क्षेत्र में गौकशी हो रही है। इस सूचना पर मौके पर प्रभारी चौकी इंचार्ज 17 मील संदीप कुलपाल और उनकी टीम को मौके पर भेजा गया। तो मौके पर गौमांस प्रतिबंधित गौमांस और 3 अभियुक्त जिनके नाम है बशीर, सद्दाम और अब्दुल सलाम, इन दोनों के कब्जे से गौमांस मिला और जिन हथियारों से
काटा गया वो हथियार मिले और इनको मौके से गिरफ्तार कर जवान संरक्षण अधिनियम के तहत जेल भेजा। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड के 2 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे संवाद। दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा संवाद में होंगे शामिल। कार्यक्रम को सफल बनाने में बीजेपी की तैयारियां मुकम्मल। देहरादून में बिल्डर सुधीर विंडलास के ठिकानों पर सीबीआई के ताबड़तोड़ छापे। 4 घंटे से ज्यादा विंडलास से हुई पूछताछ। बिल्डर के खिलाफ पुलिस रिकॉर्ड में कई मामले दर्ज। साल 2016 से पहले हुई विधानसभा नियुक्तियों पर स्पीकर ने सरकार से मांगी विधिक राय। निकाले जा रहे सियासी मायने, बीजेपी कांग्रेस में आपस में ठनी। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर रणनीति तैयार। गांव-गांव तक जाएगी यात्रा। भर्ती घोटाला, अंकिता हत्याकांड समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी। और रुड़की में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मसूरी के होटल में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल।